मेरे साथ बैठे हैं उनका स्वागत है। और बड़ा हर्ष का विषय है कि आज इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ पुनीत शर्मा जी हैं, जो पूर्व में यहाँ से काउंसलर रहे हैं और हमारे विचार विभाग के चेयरमैन हैं, और मुकेश शर्मा जी हैं जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट के। उनके साथ अंकुश सूद जी हैं, ये सिटी कांग्रेस के यहाँ के हमारे सोलन के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा हमारे साथ जतिन साहनी जी हैं जो कि उद्यमी भी हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी भी हैं। और इसके अलावा हमारे साथ विचार विभाग के जय किशन ठाकुर जी हैं और विचार विभाग के विजय पुरी जी हैं, और अमन सेठी जी जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी अभी चंद पल में हमारे बीच आएंगे। अपनी मैं आपसे रूबरू करवा दूं, मैं पहले भी आप लोगों से मुखातिब हुआ हूं। मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग का चेयरमैन हूं, और आज की पत्रकार वार्ता का जो उद्देश्य है वो मुख्यतः दो बिंदुओं पे हम बात करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय प्लेनरी महाधिवेशन रायपुर में 24 से 26 तारीख तक हुआ। तो उस विषय में हम बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्लेनरी सेशन में क्या क्या सोचा है, विचारा है, आगे की क्या रणनीति तय की है। और दूसरा, हमारे प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री कांग्रेस की यहाँ सरकार स्थापित हुई है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार क्या कर रही है, और जो नेता प्रतिपक्ष या भाजपा के लोग इस छोटी सी अवधि में 3 महीने की अवधि होने जा रही है, जो बौखला गए हैं और प्रहार कर रहे हैं, उनकी चंद बातों का जवाब देना मैं उचित समझूंगा। जहां तक हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन की बात है, ये 24 से 26 तारीख तक रायपुर में हुआ, और हमारे रायपुर में जो सरकार है वो कांग्रेस शासित राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ पे भूपेश बघेल जी ने इसका सफल आयोजन किया है। इसके लिए मैं उनको और पूरी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस अधिवेशन को नाकाम किया जाए। आप पत्रकार बंधु हैं, आप जानते हैं कि मीडिया में किस तरह की खबरें आई, और जो वहाँ पे आयोजन समिति थी उनको ऊपर दबाव बनाया गया, ईडी के हमले किए गए और पुलिस की दबिश दी गई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर एक स्वच्छ और लोगों की जनहित सोचने वाली सरकार बैठी है। तो इतनी हर्डल्स राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के लोगों ने की, लेकिन फिर भी ये अधिवेशन बहुत सफल रहा। और वापस अधिवेशन पे चर्चा करते हुए बताऊंगा, इस 2 दिन के अधिवेशन में जो मुख्यतः राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया, जो कि स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक पार्टी एक राजनीतिक प्रस्ताव लाएगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर्स एंड फार्मर्स के लिए कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में क्या सोच रखती है, उसके बारे में प्रस्ताव लाया गया। आर्थिकी पे, देश की आर्थिकी पे और विदेशी जो फॉरेन रिलेशंस हमारे कैसे हैं, उस पर चर्चा हुई। और उसके अलावा मेनली जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, समय के अनुसार उसमें क्या बदलाव लाने हैं, कौन से अधिनियम चेंज करने हैं, ताकि जो पार्टी की रेलेवेंस है राष्ट्रीय राजनीति में और समाज के प्रति वो बनी रहे, तो उन अधिनियमों में परिवर्तन लाया गया। तो अगर मैं अमेंडमेंट्स की बात करूं, तो पार्टी के संविधान में पंचायती लेवल पे वार्ड कमेटीज बनाने की बात अब लाई गई है, क्योंकि पहले हमारी सिर्फ बूथ कमेटियां होती थी। अब वार्ड कमेटीज और पंचायत कमेटीज का भी गठन होगा, और जो इंटरमीडिएटरी ये कमेटीज बनेंगी, इसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 50% SC ST और OBC के लोगों को अधिमान दिया जाए, और इसके अलावा जो 50 साल से नीचे की उम्र के लोग हैं उनको इस कमेटी में अधिमान दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, जहां पे युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में परिवर्तन लाया है। तो इस तरह के कई परिवर्तन ऐसे लाए गए हैं जो हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय राजनीति में सफलता की ओर ले जाने में सहायक है।
इसके अलावा जहां तक राजनीतिक प्रस्ताव की बात रही, तो मुझे बड़ा फख्र है कि जब राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया, वो पहला प्रस्ताव था, तो उस प्रस्ताव पे चर्चा के लिए और उसको पास करने के लिए सबसे पहले राजनीतिक स्पीच हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मौका मिला। तो ये बहुत फख्र की बात है प्रदेश की कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पहले बोले, सोनिया गांधी जी वगैरह और राष्ट्रीय जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बाद। और उनका भाषण आपने सुना होगा, उस पर भाजपा ने काफी आपत्तियां की हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात थी। उनकी एक एक बात ने प्रदेश को और प्रदेश कांग्रेस को और प्रदेश के लोगों को गौरवान्वित किया है। इसके अलावा जो राजनीतिक प्रस्ताव हमने जो पास किए उसमें टोटल 50 पॉइंट थे, और मुख्यतः जो न्यायपालिका को खतरा है, प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा है, विधायिका को कमजोर किया जा रहा है, कार्यपालिका का जो डाउनफॉल हुआ है, और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दल बदल, सरकारों को अस्थिर करना, तो इन और डेटा संरक्षण, क्योंकि डेटा लीकेज आज बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे ऐसे सारे राजनीतिक मुद्दों पर वहां चर्चा हुई और सभी सीनियर लीडर्स ने अपने विचार रखे। इसमें एक बात बड़ी देखने को आई कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश में विकलांगों के लिए और जो एकल नारी के लिए सुखाश्रय योजना लागू की है, उसकी झलक हमारे को राष्ट्रीय प्रतिवेदन में भी देखने को मिली। तो अगर आप 29वां पॉइंट देखेंगे हमारी एआईसीसी के रेजोल्यूशन का, राजनीतिक प्रस्ताव का, तो उसमें वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन गौरव योजना की बात करता है, और 28वें राजनीतिक प्रस्ताव में विकलांग लोगों को सक्षम भारत स्कीम के अंडर सहायता पहुंचाने की बात करता है। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री की जो भावनाएं हैं वो राष्ट्रीय इस डॉक्यूमेंट में समायोजित की गई हैं, और हमारे प्रदेश ने कांग्रेस के राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट को भूमिका को कार्यान्वित करने के लिए सुखाश्रय योजना से एक बहुत अच्छी पहल की है। तो इसके अलावा साइबर खतरा और राज्यपालों की शक्तियों का दुरुपयोग, भारत चीन के जो संबंध हैं उस पर चर्चा हुई, और जम्मू कश्मीर के और जो भी चुनावी राज्य अब आने वाले हैं 2023 में जो राज्य हैं वहां पे क्या कांग्रेस की रणनीति रहेगी, और 2024 में कैसे एक मजबूत विपक्ष ये चुनाव लड़ेगा, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। तो ये राजनीतिक प्रस्ताव पे सभी लीडर्स ने इसका समर्थन किया, और जो भी इसमें एडिशन थी वो की। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर और जो फार्मर्स से रिलेटेड जो प्रस्ताव लाया गया, उसमें सबसे बड़ी बात जो मुख्य बिंदु आया वो उसमें ये देखा गया कि वो कहते हैं कि जो भी हमारा किसान है उसको टोटल कॉस्ट का 50% कॉस्ट मिलना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रहा है तो 50% लाभांश उसका किसान को मिलना चाहिए। तो वो बड़ा क्लियरली लिखा है कि वी एस्पायर टू प्रोवाइड द फार्मर्स गेट एटलीस्ट 50% ऑफ व्हाट द कंज्यूमर इज पेइंग फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो मतलब अगर कोई भी चावल का मूल्य अगर बाजार में 60 रुपए किलो है, तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि कम से कम 30 रुपए किसान को जाए उसमें से, और जो कमीशन खोर है, जो बीच के एजेंट हैं, उनको, ये बहुत ही मेन पॉइंट उसका था। इसके अलावा एमएसपी के दायरे में और फसलों को लाने की बात हुई, और एमएसपी को आने वाले समय में लीगल कानून विधायिका के द्वारा पास किया जाएगा, क्योंकि अभी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की एमएसपी देना या ना देना। तो एमएसपी को जब भी कांग्रेस की सरकार केंद्र में आएगी उसको वैधानिक रूप दिया जाएगा, ताकि किसान उसको चैलेंज कर सके कोर्ट में जाके अगर उसको एमएसपी नहीं मिलता है। तो ये सारे एमएसपी लीगल गारंटी की वहां पे बात हुई है, और फसल बीमा योजना की बात हुई है। तो ये सारे मुद्दे इसमें हमारे जो देश के राष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो चिदम्बरम जी हैं, चाहे वो शशि थरूर जी हैं, चाहे वो जयराम रमेश जी हैं, हुड्डा जी हैं, इन सब जो कि किसान बैकग्राउंड से आते हैं, सभी लोगों ने, केसी वेणुगोपाल जी हैं, सभी लोगों ने अपने विचार रखे। और मुझे बड़ी खुशी है कि हिमाचल की जो वहाँ पे
सीनियर लीडर्स की प्रेजेंस थी और जो वो काफ़ी अच्छी प्रतिशत मात्रा में हमारे लोग वहाँ गए थे, चाहे वो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो पीसीसी और डीसीसी के जिलाध्यक्ष हैं। तकरीबन मैं कहता हूँ कि 90 से 95% जो हमारे इनवाइटेड थे वो हिमाचल प्रदेश से वहाँ शामिल हुए थे। कोई अगर निजी कारण से नहीं जा पाया वो अलग बात है, लेकिन हमारी पूरी टीम वहाँ हिमाचल की उस वक्त हाजिर थी। तो ये बहुत अच्छा एक्सपोजर। राहुल जी ने जो वहाँ बात की है, उन्होंने मेन बात की है कि ये जो लड़ाई है ये सत्याग्रही वर्सेस सत्ताग्रही। तो वो हमारे विपक्षी दलों को सत्ताग्रही बोल रहे हैं, वो सत्ता में रहना चाहते हैं। उसके लिए वो मीडिया को भी अपना पंगु बना के रखना चाहते हैं। उसके लिए वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको पंगु बनाना चाहते हैं ताकि उनका दबदबा बना रहे। तो वो उनको सत्याग्रही बोल रहे हैं और हम तो सत्याग्रही आज़ादी के समय से हैं। और इस सत्याग्रही रूप को राहुल गांधी जी ने दक्षिण से उत्तर में जो यात्रा की है उससे परिभाषित कर दिया। वरना तो लोग भूल गए थे कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर पैदल चला है और वो किसी योगी से कम नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी फिजिकल वाइब्रेशंस भी देखी, शारीरिक तौर पे भी उनको देखा, तो जैसे एक संत होता है वैसे वो दिख रहे थे। और उन्होंने बातें भी बड़ी भावुक की और आध्यात्मिकता के ऊपर की। उन्होंने कहा कि हमने आज तक एक घर भी नहीं बनाया इस देश में। प्रियंका गांधी जी ने तो फिर अब हिमाचल में घर बना लिया। तो इसके अलावा उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया कि ये लड़ाई लड़कर होगी और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम घर नहीं बैठने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी अब पूर्व से पश्चिम की ओर भी एक यात्रा करने वाली है, जैसे आप सबको पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जी की यात्रा की रही कि उन्होंने भाषण नहीं दिया, उन्होंने लिसन टू यू का कंसेप्ट रखा। जो भी उनके साथ यात्रा में चलता था वो उसको सुनते थे, जबकि आप हमारी विपक्षी पार्टी को देखो, वो सुनने में कम विश्वास रखते हैं, मन की बात सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इस यात्रा में गरीब से गरीब आदमी की बात राहुल गांधी जी ने सुनी है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जब वो शिवरात्रि मेले में आए तो 3.5 किलोमीटर की जिले उन्होंने हमारे मंडी जिला में पैदल चली। तो ये जो पैदल चलने का कंसेप्ट है, यहाँ पे कोई हम अपनी शारीरिक क्षमता नहीं दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हम पब्लिक से एक जनसंवाद राह चलते उनकी दुख तकलीफ को समझते हुए करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जब शाम के प्रोग्राम में भी मंडी में आए तो वो 15 मिनट युवाओं के बीच आके बैठे और उनसे बात की, फिर वो जहाँ पे चीफ गेस्ट बैठते हैं वहाँ बैठे। तो ये सारी बातें और आर्थिक लीडर भी बहुत चर्चा हुई कि जो मोदी नॉमिक्स है वो कैसे देश को बर्बाद कर रहा है और किस तरह से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या क्या करने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेनरी सेशन था। और इसके बाद एक रैली भी वहाँ बहुत जबरदस्त हुई रायपुर में, जिसको प्रियंका गांधी जी ने संबोधित किया, खड़गे जी ने संबोधित किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया कि मेहनत करके ऊपर उठा जा सकता है पार्टी, क्योंकि वो खुद 5 बार के एमपी हैं और दलित व्यवस्था से उठे हैं। और इस उम्र में भी आप उनका भाषण सुने तो उसमें इतनी ओजस्विता है, इतना तेज है, इस उम्र में इतना प्रेरित करना कार्यकर्ताओं को, तो उनसे मिलकर भी हमारे को बहुत अच्छा लगा। और उनका जो अधिवेशन का जो स्पीच था वो बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस के लोगों को मोटिवेटिंग था। तो ये तो बात हम राष्ट्रीय अधिवेशन की करना चाहते हैं। तो एक तरह से जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसका आप चाहे एक कंक्लूजन कर लीजिए, और फिर एक हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन ड्यू भी था तो उसको भी हमने किया और पूरे देश के जो नेता हैं वहाँ इकट्ठे रहे और इकट्ठे भोजन करते थे और शाम को भोजन पे चाय पे यही चर्चा। और हमारे को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम अपने वरिष्ठ नेताओं से सीधा संवाद कर सकें और हम समझ सकें कि वो किस दशा और दिशा में हमें ले जाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अधिवेशन के बाद
कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता बड़े उत्साहित होकर अपने देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में गए हैं और इसका फायदा हमें आगे आने वाले चुनावी राज्यों में और लोकसभा चुनावों में होने वाला है। और एक चीज, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतर के निरंतरता बनाती रहेगी और ये संघर्ष की, आंदोलन की और लोगों को जागृत करने। तो ये मैं राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में कहना चाहता था। विचार विभाग के आप इसके बाद अधिवेशन की जो प्रतिलिपि है वो पढ़ सकते हैं और ये नेट पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात रही, 3 महीने तकरीबन मार्च महीने में होने वाले हैं प्रदेश की कांग्रेस सरकार को, और मुझे ऐसा लगता है कि पिछली सरकार ने विरासत में काफी बोझ इस सरकार को दिया। चाहे आप दिखने वाली प्रॉब्लम्स को ले लो, चाहे छिपी हुई प्रॉब्लम्स को ले लो। ये जो सीमेंट विवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुलझाया है, ये जयराम सरकार की विरासत की देन है। अगर आप उस क्षेत्र से आते हैं जहां सीमेंट, क्योंकि सोलन के, तो उन लोगों से आप ये जान सकते हैं कि जब प्रदेश में जयराम की सरकार थी तो ये अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने जैसे ही टेक ओवर किया तो उन लोगों को नोटिस जारी हो गए थे पिछली सरकार में कि या तो आप ट्रॉले का, ट्रांसपोर्ट का काम कर लीजिए या आप नौकरी कर लीजिए, दोनों में से एक आपको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा, अंदर ही अंदर ये बवाल खड़ा हो चुका था अदानी की सरकार में, लेकिन जयराम जी ने ये देखा कि अब चुनाव आने वाले हैं और उनकी केंद्र में सरकार है, तो इसको ठंडे बस्ते में रखवाया कुछ महीने के लिए। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो ये जानबूझ के एक बवाल खड़ा किया गया ताकि हम समस्याओं से घिर जाएं। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और जो उस क्षेत्र से संबंधित जिलाधिकारी हैं और एमएलएस हैं, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ से इस समस्या को सुलझाया और आज वो कारखाने पुनः एक एग्रीड रेट पे काम करने को तैयार हो गए। तो ये विरासत की प्रॉब्लम्स थी, जो कर्ज है वो विरासत की प्रॉब्लम है। जयराम जी 69,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये 75,000 करोड़ रुपए है, तथ्य हैं इसके, व्हाइट पेपर है। उसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए जो मुलाजिमों का जब ओपीएस देने लगे तो वो 11,000 करोड़ रुपए मुलाजिमों की लाइबिलिटी है सरकार के पास, 86,000 करोड़ रुपए बनता है। उसके अलावा 5,000 करोड़ की और जो लोन्स की लाइबिलिटी है वो देके गए। तो मुख्यमंत्री जी 91,000 करोड़ का जो दावा कर रहे हैं वो उन्होंने नहीं दिया, वो उन्हीं अधिकारियों ने उनको डेटा दिया जो अधिकारी पिछले भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नीचे काम कर रहे थे। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कोई ट्रांसफर ही नहीं किया अभी अधिकारियों को। वो तो कहते हैं मैं व्यवस्था परिवर्तन करने आया हूँ, जो भी अधिकारी काम नहीं करेगा उसको हम परिवर्तित करेंगे, जो काम करेगा, परफॉर्मेंस देगा, उसके हम कोई उत्पीड़न करने नहीं आए। तो वही अधिकारी जो जयराम जी के अंडर काम करते थे उन्होंने ही वो डाटा दिया। और जयराम जी आज मंडी जा रहे हैं और एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की, शिवधाम की बात कर रहे हैं। आप पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहूंगा कि जब जयराम जी की सरकार थी तो शिवधाम का जो ठेकेदार था वहां पे, उसकी लेबर भाग चुकी थी। आप जून महीने की आपकी अपनी अखबार उठाएं, मैं आपको कटिंग्स दे सकता हूं जिसमें ये साफ लिखा गया है कि शिवधाम की जो ठेकेदार की पेमेंट है वो नहीं हो रही है और वहां की लेबर भाग चुकी है साइट को छोड़। तो जयराम जी आप कैसे तथ्य रख रहे हैं कि इस सरकार ने शिवधाम में अड़ंगा डाला है? ये तो आपने अगर बजट प्रोविजन किया होता तो आपकी लास्ट के अंतिम साल में वो काम नहीं रुकता। हम तो उस स्थान के साक्षी हैं। वहां तो जो लेबर थी, ठेकेदार थी, लास्ट के 3 महीनों में उसको भोजन भी सामाजिक संस्थाओं ने खिलाया, उनको तो खाने के लाले पड़ गए थे। तो ये जो आरोप वो लगा रहे हैं कि शिवधाम में अड़ंगा डाल रहे हैं, अगर आपके इतने ही ये ड्रीम प्रोजेक्ट थे तो आपके पास 5 साल था। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो कह रहे हैं कि मैं फिर भी लोगों की भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को देखते हुए इस पे प्रोविजन करूंगा। दूसरा आरोप कल वो कांगड़ा जाके लगा रहे थे, कांगड़ा ला गए, वो बोलते हैं कि कांगड़ा को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार। आपने पहली बार के विधायक को 12वीं से मिनिस्टर बना दिया था, हमने कोई इसमें, हमें कोई पीड़ा नहीं हुई। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो किस पे विश्वास। और जहां तक कांगड़ा की बात रही, कांगड़ा से हमारे माननीय चंद्र कुमार जी मंत्री हैं, आशीष पटेल जी हमारे सीपीएस हैं और गोकुल पटेल जी आईटी मीडिया सलाहकार हैं, विद कैबिनेट रहे। और वहां से 2 चेयरमैन बनाए गए हैं निगम में भी, विशाल चंबयाल जी और
आपका संजय चौहान जी। तो मुख्यमंत्री जी को पता है किस जिले को किस तरह से प्रतिनिधित्व देना है, वो उनका विशेषाधिकार है, वो कर रहे हैं। तो ये जो बगलाहट है ठाकुर जयराम जी की, इसको प्रदेश की जनता देख रही है। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ जिस क्षेत्र से जयराम जी विधायक हैं। हमने उनको 1 साल दिया था, 1 साल तक कांग्रेस पार्टी ने उनकी कोई तंज नहीं कसे थे, कोई आलोचना नहीं की। उनको तो 2 महीने में ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपनी दक्षता दिखा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की। जब वो मुख्यमंत्री की दक्षता में असफल रहे हैं तो वो नेता प्रतिपक्ष की दक्षता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे उनको एक ही सलाह देनी है कि वो सब्र रखें। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जयराम जी भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो पूरा प्रदेश और पूरा मंडी जिला इस बात से खुश था कि गरीब घर का लड़का मुख्यमंत्री बना। तरह तरह की मार्मिक स्टोरीज मीडिया में चली थी। आज भी वही स्थिति है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं, तब भी वैसी स्टोरीज चली है कि गरीब घर का लड़का मुख्यमंत्री बना। लेकिन मैं पूरे जनमानस को आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जयराम जी के कार्यकाल में सिर्फ इतना फर्क रहेगा कि जिस आकांक्षाओं से लोगों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को चुना है, वो उन आकांक्षाओं में ईमानदारी, चरित्रवान होकर नेक नीति से सफल हो, जो कि पिछली सरकार में नहीं हो पाया। गरीब आदमी की आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। तो ये बातें मैं आप सबके सामने करना चाहता हूँ। दूसरा, एक शायद आप सवाल पूछें या ना पूछें, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया था कि हिंदू राज्य से, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हिंदू राज्य, हम उनसे डिस्कस करते हैं इन बातों। उनका कहने का मतलब ये था कि जो छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो हिंदुओं की धार्मिक भावना भड़काने की बात करते हैं भाजपा वाले, तो हिमाचल प्रदेश में तो 97% हिंदू हैं। तो जब ऐसे स्टेट से जहां 97% हिंदू हैं, वहां से कांग्रेस की सरकार बन के आ रही है, इसका मतलब देश के लिए ये मुद्दा नहीं है। देश के लिए मुद्दा बेरोजगारी है, देश के लिए मुद्दा भूखमरी है, देश के लिए मुद्दा दंगे फसाद है, देश के लिए मुद्दा आज की डेट में बेरोजगारी है। तो उनका कहने का मतलब सिर्फ ये था कि हिमाचल की जनता ने, क्योंकि हिमाचल की जनता प्रबुद्ध है, उन्होंने, क्योंकि इन्होंने तो उस वक्त हिमाचल के चुनावों में भी हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की। अगर आपको याद होगा, बिलासपुर जिला में एक वहां पे वो था, रात को माता रानी जी का भंडारा था, तो इन्होंने बोला राम जी आए हैं, जयराम जी आए हैं, एक गाना हिट हुआ था और उसको इन्होंने खूब चलाया। तो हम तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं करते हैं। प्रभु श्री राम बहुत हमारे लिए पूजनीय है, तो हम तो अपने तुलना ही नहीं करते अपने नेता की कभी भगवान के साथ। ये तो अपने नेता को कभी भगवान बता देते हैं। तो ये चीजें नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कहना साफ था कि अगर हिमाचल की प्रबुद्ध जनता 97% हिंदू राज्य होने के बावजूद भी कांग्रेस में वो कर रही है, तो देश के लिए मुद्दा नहीं है। देश के लिए मुद्दा वो मुद्दा है जिसपे हिमाचल के वोटर ने वोट किया है। देश के लिए मुद्दा ओपीएस है, और ये ओपीएस अब राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनने वाली है। देश के लिए मुद्दा वो बेरोजगारी है, जिसका मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की। और महंगाई, आज आप देख लो, सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपए बढ़ गया, डोमेस्टिक सिलेंडर 50 रुपए बढ़ गया। ये अभी 15 मिनट पहले की डेवलपमेंट है, तो उस पर ये बात नहीं करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1118 रुपए 50 पैसे का डोमेस्टिक सिलेंडर दिल्ली में हो, हिमाचल पहुंचते पहुंचते तो कितने का हो जाए, और 2268 रुपए कमर्शियल सिलेंडर, मतलब उससे डबल। तो ये उस पर बात नहीं करेंगे। और सोलन के एक नेता बोल रहे थे कि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का प्रासंगिक बयान नहीं है। तो मेरा उनको यही कहना है, आप अपनी खुद की राजनीतिक प्रासंगिकता की चिंता करें। सुखविंदर जी ने बिल्कुल प्रासंगिक जवाब दिया है और प्रासंगिक भाषण दिया है, और जो उन्होंने भाषण दिया है उसका सबने स्वागत किया। इसी के साथ मैं आज की अपनी पत्रवार्ता का अंत करता हूं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मैं सौभाग्य समझूंगा आपकी बात का जवाब। विजयपाल जी, जो आपने बात की किसानों की, तो किसानों की दशा को लेकर कांग्रेस के अधिवेशन में क्या केवल चिंतन ही होगा कि ये लागू भी होगा? मैं बात कर रहा हूँ, यदि हम सोलन की बात करें तो सब्जी मंडी में अगर किसान कोई बंद गोभी बेच रहा है तो 2 रुपये प्रति किलो बिक रही है, और बाजार में वो बंद गोभी 15 से 20 रुपये किलो बिक रही है। तो मुनाफाखोर तो यहाँ चांदी कूट रहे, जबकि प्रदेश में आपकी सरकार है।
देखिए, मैंने आपको जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की उसमें बड़ा क्लियरली उसमें लिखा है कि एमएसपी को वैधानिक बनाएंगे और दूसरा जो भी उत्पाद की अंतिम वैल्यू है उसका 50% किसान को मिले, इसकी ओर कांग्रेस कटिबद्ध है। अब ये जो रेजोल्यूशन महाधिवेशन में आए हैं, तो ये जब केंद्र में सरकार आएगी तब तो सेंट्रल पॉलिसीज बनेंगे, और प्रदेश में जो हमारी सरकारें हैं जहाँ पे है, ये उनके लिए गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय अभी नए नए स्थापित हुए हैं, वो इस गाइडिंग डॉक्यूमेंट को जो मेन पॉइंट्स हैं जो हम, क्योंकि हमने प्रस्ताव पारित किया है और उस प्रस्ताव में हमारे मुख्यमंत्री ने वचनबद्धता दोहराई है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में इसकी रिफ्लेक्शन आपको सरकार की पॉलिसीज में दिखनी चाहिए। नहीं, महंगाई कांग्रेस लगातार मुद्दा बना रही है और ये महंगाई से कम नहीं है कि जो चीज़ मंडी में 2 रुपये किलो बिक रही हो और यहाँ पर 20 रुपये बिक रही है, क्योंकि बाजार और मंडी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सरकार, क्योंकि यहाँ पर मुनाफाखोर कमा रहे हैं, सरकार को शायद ध्यान है कि नहीं है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है उसे लागू करने में नाकाम है। क्या मजबूरी है सरकार की कि उसे लागू नहीं कर रही है? ये आपकी बात मैं माननीय मंत्री तक पहुंचाऊंगा और मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी हम लाएंगे, क्योंकि जो महकमा देख रहे हैं अभी 2-2.5 महीने उनको हुए हैं स्थापित होने, और इस चीज़ का सब कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री महोदय हमारी तरह हमारे ही परिवारों से उठ के वहाँ तक पहुँचे, तो इन सभी समस्या को समझते हैं। अभी जो भी नियुक्तियाँ होनी हैं, हमारी चेयरमैन बनने हैं पीएमसी के, और जो भी निगमों के बनने हैं वो भी अभी पुरानी सरकार की लोग चले हुए हैं, कुछ ने रिजाइन कर दिया है, तो सेटअप उनका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेन जो बजट प्रावधान होंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी, और मैं आपको एक बात और बता दूं, मुख्यमंत्री जी सिंगल डे बजट में विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज की कैबिनेट के बाद लगातार बजट पे मीटिंगें होने वाली हैं, और एक एक मुद्दे भी ऐसे मुद्दे, और उन्होंने सुझाव भी अपेक्षित किए हैं, तो आप हमारे माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं और डायरेक्टली उनको भी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सीरीज ऑफ बैठक बजट के लिए रखी गई है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता, तो वो बजट प्रावधान इसी हिसाब से किए जाएंगे ताकि इन मुद्दों को एड्रेस किया जा सके। सर, हिमाचल में जो एंटरप्रेन्योर को लेकर बात कही गई थी कि युवाओं को लोन दिया जाएगा, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग चल रही है? नहीं, वो तो हमारी